कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल, जय श्री राम, राधे राधे। जल्दी से जुड़ जाइए भाई। संस्कृत की जो कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है, हाँ बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए। दुष्यंत, अश्विनी, सेरा, प्रिया, अरुषि, अंजलि, रोशन, सुमित्रा, प्रताप सिंह, रिया शर्मा, कृष्ण गोपाल, कप्पू चौधरी, अरे वाह भाई कप्पू, कोमल, अजय, कैलाश, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये जो कक्षाएं रहने वाली आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षाएं रहने वाली है, क्योंकि इनमें हम बिल्कुल छोटे रूप में थ्योरी की भी हम बात करें और कुछ जो विगत परीक्षा में पूछे गए भी और कुछ नए प्रश्नों की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए। हाँ, संस्कृत की कक्षा जो आपके प्रारंभ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और श्री गणेश करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान की उच्चारण क्या है और जो किस प्रकार से जो इनका निर्माण होता है, और उच्चारण स्थान में से आपके निश्चित 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, आप 2011 से लेकर के 2022 तक का यदि आप पेपर देखें, चाहे से फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न पूछा जा चुका है भाई, ध्यान रख लेना। दोनों, हाँ, और दोनों ही लेवल में, ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल, दोनों ही लेवल में, दोनों भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, ध्यान रखना, दोनों में ही जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमो नमः भाई, नमस्ते भाई। हाँ, शकुंतला, ममता, वर्षा, मदन, अधिक स्वागत, राधे राधे भाई, दोनों लेवल के लिए। तो बात करते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, तो सबसे पहले हम बात करें उच्चारण स्थान की संस्कृत में संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना, संख्या कितनी होती है, 7। और पाणिनि के अनुसार पूछ ले, पाणिनि के अनुसार, ध्यान रखें, पाणिनि के अनुसार पूछ ले तो बेटा उच्चारण स्थान की संख्या कितनी होगी, 8। और केवल प्रश्न आ जाए, कति उच्चारण स्थानानि सन्ति, कितने उच्चारण स्थान है, तो सप्त है। कितने हैं, सप्त है। बिल्कुल सचिन, ओम हं हनुमते नमः। हाँ बेटा, चतुर्थी विभक्ति है, नमः के योग में हनुमत मूल शब्द होता है। तो देखिए, पाणिनि के अनुसार संख्या पूछी जा रही, तब तो आपको बताने हैं 8, और केवल उच्चारण स्थान की संख्या पूछ ले तो बतानी है सप्त। ध्यान रखना, पाणिनि में एक उर है, यानी कि काकल्य जिसे हम कह सकते हैं, हाँ, कंठ, सिर, मूर्धा इत्यादि जो रूप है ना, तो इन उर को जोड़ा गया है, ध्यान रखें। आगे देखिए, यहां पर हम बात करेंगे 2 प्रकार से उच्चारण स्थान किया जाता है, यानी एक तुम कहें कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण करके हम एक तो पता लगाते हैं, और एक होता है प्रयत्न करते हैं। केवल क्या है, प्रयत्न, ध्यान रखें। एक तो होता है उच्चारण के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। देखो, उच्चारण स्थान 7 है, लेकिन पढ़ेंगे थोड़े ज्यादा, ध्यान रख लेना। और फिर आपके है प्रयत्न, जिसे मैं यहाँ पर कहूँ यत्न या प्रयास के आधार पर। किसी भी वर्ण को हम बोलेंगे तो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, कक्षा आपके प्रारंभ हो चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि यहाँ पर उच्चारण स्थान का टॉपिक है आपके। हाँ, तो पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। देखिए क्या कहता है पहला उच्चारण स्थान। उच्चारण के आधार पर जो सभी को पता भी है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, ध्यान रखना, और इचु ईसा नाम तालु, रिटू रसाना, मुर्दा वगैरह, हाँ सभी की हम एक बार छोटे रूप में बात करेंगे, फिर प्रश्न की जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला है आपके उच्चारण के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, जिसका सूत्र होता है अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ध्यान रखना, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, कि 4 वर्ण लेना है और उच्चारण करोगे तो तुरंत पता भी लग जाएगा। सूत्र याद हो रहा है तो ये मान के चलिए आपको उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे।
यदि सूत्र याद नहीं है तो फिर भी अपने पास यहाँ पर इसका जो दूसरा जो रूप है बनता है, यह हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 4 वर्ण हम लेंगे, अ, कु है और विसर्ग। जिसे मैं यहाँ पर कहूं सरल तरीके से, छोटे तरीके से, तो ए का बड़ा क्या है, आ, तो ए आ। फिर आ जाता है कु, कु का मतलब होता है क वर्ग। जब हम बात कर रहे थे एच और हल की, ध्यान रखना, जिसे हम कह रहे थे कि पाणिनि ने स्वरों की संख्या बताई 21 22, पाणिनि ने वर्णों की संख्या बताई है 63 64, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए आ कु का मतलब हमने पढ़ा था क वर्ग, कु चू टू तू पू, क क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ध्यान रखना, प वर्ग इत्यादि। तो यहाँ पर कु का मतलब हो जाएगा क वर्ग। वर्ग का मतलब होता है बेटा पूरी की पूरी लाइन, क की पूरी लाइन, क ख ग ग ng, है ना। फिर यहाँ पर है और है के साथ में क्या है, विसर्ग। तो केवल ये याद कर लो, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, ए आ कु का मतलब हो जाएगा कंठ, यानी कि क वर्ग जिसे हम कहे कंठ में, ध्यान रखना। इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। अब क में कोई सा भी आ सकता है कि क आ जाए, ख आ जाए, ग आ जाए, घ आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई सा भी वर्ण यहाँ पर आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है, ए आ प्लस कु का मतलब हो जाएगा क। बिल्कुल अंजलि, कविता, सीमा, सभी का स्वागत है, वर्षा, कल्पना। हाँ, तो देखिए इनका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। दूसरे नंबर का जो सूत्र होता है जिसे हम कहें इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। तालु का मतलब होता है तालव्य। कहने का मतलब कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करें तो जो जीवा है किसी ना किसी अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है, किसी ना किसी अंग को क्या करती है, स्पर्श करती है। हाँ भाई, बिल्कुल कक्षा प्रारंभ हो चुकी है बेटा। क्लास को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से, जो सोए हुए वो भी जग जाए, ताकि उनको भी पता रहे कि रीट की वैकेंसी आ चुकी है और 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। हाँ, तो तुरंत समझ जाना है। यहाँ पर इचु यसा नाम तालु, ई हम कहेंगे जैसे तालव्य को हम समझे, जिसे हम कहें तालु। तालु होता है जब जीवा जो है तालव्य को, यानी ऊपर वाले हिस्से को, मुंह के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श करता है। जैसे हम बोलेंगे च, तो च बोलेंगे तो बेटा जो जीवा है ये तालु को स्पर्श करेगी, इसलिए इस च का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु हुआ। इसलिए इस च का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु हुआ। इचु यसा नाम तालु, जिसे हम कहें इचु यसा नाम तालु, ध्यान रखना, इचु यसा नाम तालु। तो यहाँ पर छोटा ई, फिर कौन सा ई, बड़ा ई। चू का मतलब क्या होता है बेटा, च वर्ग है। हाँ, ध्यान रखें, ई का मतलब हो जाता है यहाँ पर छोटा और बड़ा। चू का मतलब हो जाएगा च वर्ग, क्या हो जाएगा, च वर्ग, च छ ज ज और ये। फिर आ जाता है आपके ये और स, देखो चार चार वर्ण यहाँ पर अपने को लेने हैं। फिर आ जाता है ये और फिर आ जाता है स। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा तालु, क्या होगा, तालु। क्योंकि जब हम ई बोलते हैं तो जीवा तालु को स्पर्श नहीं करती है, लेकिन ऊपर की ओर ई, ध्यान रखना, यह बोलेंगे तो जीवा जो है बिल्कुल मध्य स्थिर होती है, यह। तो ध्यान रखना, ऊपर की ओर होकर के फिर बाद में उच्चारण स्थान होता है यह। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब जीवा किसी ना किसी अंग को स्पर्श करेगी वही उच्चारण स्थान है। यहाँ पर तालु को स्पर्श करेगी तो इचु यसा नाम तालु, छ छ जय जय ये। तो तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, तालव्य का निर्माण हो रहा है। इसी च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वह तालु होगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, ध्यान रखें। आगे है तीसरे नंबर का ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ध्यान रखें। मुर्दा, एक तो होता है मुर्दा, नहीं यहाँ पर मूर्धा है भाई। देवेंद्र बिल्कुल राम राम भाई। तो ध्यान रखें, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ मूर्धा कि जैसे मूर्धन्य का मतलब जीवा का फीडबैक होना, जिसे बोलते हैं टे टे ठे डे डे ण।
तो यहाँ पर जीवा फीडबैक यानी मुड़ रही है। क्या हो रही है? मुड़ रही है, ध्यान रखना। तो तुरंत फिर ऊपर तालु को स्पर्श कर रही है तो बोला जाएगा ट ठ ड। जो फीडबैक, जीवा का जो फीडबैक, जो मुड़ाव है, यही क्या होता है? मूर्धन्य होता है भाई, ध्यान रख लेना। हाँ, एक बार उच्चारण करके भी आप पता लगा सकते हो कि ट बोलोगे तो जीवा फीडबैक ट ठ ड ड, ध्यान रखना। और जिसके जीवा का फीडबैक मुड़ नहीं रही तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है भाई, तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, ध्यान रखना, अन्यथा गड़बड़ी हो सकती है। तो इचु यसा नाम तालु तो है तालव्य वर्ण। और ध्यान रखना यहाँ पर हो जाएगा ऋतु रसानाम मूर्धा, छोटा री और बड़ा री, वही चार चार वर्ण यहाँ पर लेने हैं। छोटा री टू का मतलब ट वर्ग, र और स, तीनों स की कहानी अलग है, तीनों स का उच्चारण स्थान भी कैसा होगा? अलग होगा। यहाँ पर हो जाएगा छोटा री, फिर हो जाएगा बड़ा री। टू का मतलब हो जाएगा बेटा ट वर्ग, ट वर्ग, वर्ग का मतलब हो जाएगा ट वाली पूरी की पूरी लाइन, फिर है र और फिर है स, र और स। इनका जो उच्चारण स्थान होगा वह होगा मूर्धा, या जिसे हम कहें मूर्धन्य। तालु कह दो या तालव्य कह दो, ध्यान रखना, तालु कह दो या तालव्य कह दो, ध्यान रखें, दोनों एक ही है। तालव्य और तालु, मूर्धन्य और मूर्धा, ध्यान रखना, मूर्धा भी हो सकता है और मूर्धन्य भी हो सकता है। तो पूरा यहाँ पर याद हो रहा है सूत्र तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा केवल इनको याद कर लो। ए आ प्लस कु, कु का मतलब क वर्ग, फिर है और विसर्ग कंठ, ई चू का मतलब च वर्ग, फिर ये और स, ये हो जाएगा आपके तालु। री री ट और र और स, ध्यान रखना, ये हो जाएगा मूर्धन्य। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। तो तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है मूर्धन्य, जिसे हम कहें मूर्धा। ट का हम जैसे उच्चारण करेंगे तो ट जो है बिल्कुल जीवा का फीडबैक होकर के फिर तालव्य को स्पर्श करेगा, ट ठ ड ड ण। हाँ, जल्दी से। फिर है आपके ऑप्शन यानी कि 4 नंबर सूत्र में ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। दंता का मतलब होता है दांत, टीथ, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, दंत्य जिसे हम कहें। यहाँ पर लृ, लृ एक स्वर है, लृ एक क्या है? स्वर है, जिसका हमने पढ़ा था कि लृ एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं है और संयुक्त स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखें। ये कह रहा है कि ऋतु लसा नाम दंता, इसमें भी कितने वर्ण लेने हैं? 4 वर्ण अपने को लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? लृ, तु, ल और स। लृ, लृ का कोई दीर्घ नहीं होता तो केवल एक अकेला लृ है। तू का मतलब हो जाएगा त वर्ग, त थ द ध न। तू का मतलब हो जाएगा त वर्ग, वर्ग का मतलब होता है पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर। फिर है ल और फिर क्या है? स। तो ध्यान रखना बेटा, ये हो जाएंगे आपके दंता, या हम इन्हें कहें दंत्य। क्या कहें? दंत्य। अब यहाँ पर एक कहानी आपको समझा देता हूं, कभी भी नहीं भूलोगे, विशेष ध्यान रख लेना बेटा। अब कौन सी कहानी है? तो तीनों के तीनों से अलग है, शंकर वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला। ये च वर्ग का, ये ट वर्ग का और ये त वर्ग का, इनको विशेष ध्यान रखना है। तीनों स की कहानी अलग है। शंकर वाला स हमेशा च वर्ग का होगा, जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है वही इस तालव्य यानी कि शंकर वाले स का। अब ट है तो ट मूर्धन्य है, इसलिए जो षटकोण वाला स हुआ उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा। और फिर स, स जो है ये कौन सा हो जाएगा? तय का है तो दंत्य। तो यहाँ पर बेटा याद करने की विधि आपको पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत्य और दंत के बाद में ओष्ठ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ए आ कु का मतलब क वर्ग है और विसर्ग, तो ये इतना याद कर लो, ये हो जाएगा कंठ का। फिर हो जाएगा यहाँ पर तालु का, तालव्य जिसे हम कहें, ये हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण। और ऋतु लसा नाम दंता, ये हो जाएंगे दंत्य। क्योंकि इनको जब उच्चारण करोगे तो जो जीवा है वह जैसे लृ बोल रहे तो दांतों को स्पर्श करेगी, दंत्य में जो जीवा है किनको स्पर्श करेगी? दांतों को स्पर्श करेगी। फिर हम बात करें मूर्धा की, तो मूर्धन्य कहा जाता है जीवा का फीडबैक होना।
तालु कहा जाता है जिसमें जीवा तालव्य को स्पर्श करे। जैसे हम बोलते हैं छ, तो छ बोलेंगे तो जीवा तालु को स्पर्श जरूर करेगी, इसलिए यहाँ पर जो निर्माण होता है। हाँ बिल्कुल सेकंड लैंग्वेज लेनी है बेटा, द्वितीय, ध्यान रखें, भूलना नहीं, इसको इस प्रकार से लिखना है। और बात सूत्र याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप इनको सीधे से याद करो। पहले क्या है, कंठ, शुरुआत में भी कै वर्ग आता है, स्वर भी कौन सा होता है, ए आ। तो फिर एक तो ले लो यण वर्ण का, एक ले लो स का, तो स का ले लिया, सल वर्ण का हमने है, और विसर्ग की जो ध्वनि होती है वह भी है ही होती है, राम है, गुरु है ना। विसर्ग के साथ जो स्वर है अते है, यानी कि अयोगवाद जिसे हम कहें। अयोगवाद 4 होते हैं, अनुस्वार विसर्ग जो हमेशा स्वरों के साथ जुड़ते हैं, हमेशा ध्यान रखें। फिर हो जाएगा ऋतु रसाना मूर्धा और ऋतु रसाना दंता। आगे वाला देखिए, सॉरी, आगे वाला है उपपदमानिया नाम, उपपदमानिया नाम ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होठ, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखें, प बोलेंगे, ऊ बोलते हैं पहले, ऊ, मात्र 2 वर्ण यहाँ पर अपने को लेने, कितने वर्ण, 2 वर्ण लेने, ऊ और पू। तो छोटा ऊ और कौन सा ऊ, बड़ा ऊ। पू का मतलब हो जाएगा कौन सा वर्ग, प वर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा। ओष्ठ का मतलब होठ जिसे हम कहें, ओष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा, ध्यान रखना। ऊ बोलेंगे तो होठ गोल हो रहे हैं, ऊ। प बोलेंगे तो होठ आपस में स्पर्श होंगे, प, फ, ब, ब, म। इसके स्पर्श नहीं हो रही तो मैं कह रहा हूं मामला गड़बड़ है, जरूर सलाह ले डॉक्टर की, ध्यान रख लेना। हाँ, तो प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अब इसी में से आपके प्रश्न पूछ लिया गया है एक बार, तो भय का उच्चारण स्थान, तो ध्यान रखना, यदि सूत्र याद है तो ठीक, अन्यथा इसको उच्चारण करके भी आप समझ सकते हो। भय बोलोगे तो आपस में होठ क्या होंगे, स्पर्श होंगे, टच होंगे, और जहां पर होठ आपस में स्पर्श हो रहे तो वह हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। जीवा तालु को स्पर्श कर रही है तो हो जाता है तालव्य। जीवा फीडबैक मुड़ाव जहां हो रहा है वहां हो जाएगा मूर्धन्य। और जीवा यदि दांतों को स्पर्श कर रही है, त, थ, द, ध, न, तो वहां पर हो जाता है मूर्धन्य। क्या हो, सॉरी, दंत्य। क्या हो जाता है, दंत्य हो जाता है। क्या हो जाता है, दंत्य। तय वर्ग जो होता है दंत्य वर्ण होता है। तो ये हो जाएगा उपपदमानिया नाम ओष्ठ है। आगे देखिए, फिर होता है यमंगणना नाम नासिका। यमंगणना नाम, यमंगणना नाम नासिका, यमंगणना नाम नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक, ध्यान रखना। वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वह हमेशा नासिक्य होता है। वर्ग का कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। वर्ग का पंचम वर्ण कैसा होगा, नासिका। नासिका से हम कहें नासिक्य या नाक जिसे कहा जाता है, नासिक्य। एक तो अनुस्वार जो होता है वह भी नासिका से उच्चारित होगा, एक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो भी किससे उच्चारित होगा, नासिका से उच्चारित होगा, ध्यान रखें। अब कैसे होता है, हाँ बिल्कुल सारा खेल जीभ का ही है भाई, ध्यान रख लेना। ये अपने अनुसार उत्तर प्रत्युत्तर देती है ना, तो बोलने का जो लहजा रहना चाहिए व्यक्ति का बिल्कुल एकदम अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो यहां पर हम बात करें वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे हम बोलते हैं न बोलेंगे बेटा तो नाक में कंपन होगा। मैं बोल के देख लो, मैं, होठ तो आपस में, मैं ओष्ठ तो है ही है, लेकिन क्या है, नासिका। मैं बोलेंगे तो नाक में कंपन होगा। और सबसे पहले हम वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसको नासिका ही मानेंगे, चाहे से भले ऑप्शन में आपको ओष्ठ दे रखा हो, नासिका दे रखा हो, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहले नासिका को मानेंगे, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है यमंगणना नाम नासिका की वर्ग का जो पंचम वर्ण है सदैव नासिका से होता है। क्योंकि जब हम पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो नाक में क्या होता है, कंपन होता है, इसलिए पंचम वर्ण को नासिक्य माना गया। भाई ध्यान रखें,
नासिका से उच्चारित है। वर्ग का पंचम वर्ण हमेशा नासिका से उच्चारित है। शाबाश सुरेंद्र। आगे देखिए, ए दई तो, चलो पहले कंठ और तालु को पढ़ लेते हैं। ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। मैंने चर्चा की थी जब स्वर हम पढ़ रहे थे, हाँ, कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो बेटा संयुक्त स्वरों की जो संख्या हो रही थी 4 हो रही थी। पढ़ा भी था हमने, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर ए ओ ऐ औ, ध्यान रखना 4 स्वर थे संयुक्त। लेकिन ये सूत्र कह रहा है ए दे तो कंठ तालु, कि कंठ तालु कौन कौन से वर्ण होंगे? मात्र ए और ऐ होंगे। ए ऐ का उच्चारण स्थान जो होगा वह क्या होगा? कंठ तालु। अब कंठ तालु कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए, ए आ प्लस ई और ई मिलकर के निर्माण किसका करते हैं? ए का। सुर प्लस ईस, तो शब्द जाकर के रूप बनता है सुरेश। क्या बनता है? सुरेश। ध्यान रखें। तो ए और आ, इसका उच्चारण स्थान तो अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। क्या होता है? तालु। तो ध्यान रखना दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलकर के निर्माण किसका कर रहे हैं? एक का। तो ये संयुक्त स्वर हैं, दो के मिलने पर हो रहे हैं। दो किन किन के? ए आ प्लस ई। ए आ तो है कंठ और ई क्या है? तालु। इसलिए निर्माण हुआ इसका, क्या होगा? कंठ तालु, क्योंकि दो स्वरों के मिलने पर इसका निर्माण हो रहा है। तो ए आ का तो कंठ है, और फिर हाँ, फिर है आपके ई। तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, तो निर्माण हो जाएगा कंठ तालु। ध्यान रखें। इस प्रकार से डट जा भाई सुरेंद्र, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करनी है बेटा। कंठ तालु, तो ए ऐ का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ तालु होगा। भूलना मत, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। 2 गुण होते हैं और 2 वृद्धि। ध्यान रखें। इसी प्रकार से आगे वाला सूत्र कहता है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। पूरा सूत्र याद रहे नहीं रहे बेटा, केवल इनको याद कर लो। वर्ग का पंचम वर्ण नासिका, उ पै फै बोल करके याद करोगे, प्रैक्टिकली याद करोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। रटना नहीं, आप पर समझना है। प्रश्न आते उत्तर होना चाहिए कि हाँ ये होगा गुरुजी। ध्यान रखना, अभी हम बात भी करेंगे प्रश्नों की। मात्र उच्चारण स्थान जिनमें से मैं कह चुका हूँ आपके प्रश्न कितने आएंगे? 2, और 2 होंगे पूरे के पूरे सही सभी के। ये भी ध्यान रख लेना, उच्चारण स्थान में से कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, केवल इनको इस तरीके से याद कर लो, बहुत ही सरल तरीके से। एक एक यण को ले लो और एक एक शल को ले लो। एक सारणी बता भी और बता दूंगा मैं। देखिए, कंठ तालु क्या है? कंठ तालु जिसे हम कहें। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालु। फिर ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। संस्कृत लेना बेटा, सेकंड लैंग्वेज अच्छा रहेगा आपके लिए, जरूर। हाँ, देखिए, ओ और औ, ए ऐ तो था कंठ तालु, ओ औ जो है ये कंठ ओष्ठ है। ये क्या है? कंठ और ओष्ठ, जिसे यहाँ पर मैं कहूं कंठोष्ठम। अब कैसे है तो ध्यान रखना, ओ का निर्माण कैसे हुआ? ए आ प्लस उ मिला तो निर्माण किसका हुआ? ओ का। किसका हुआ? ओ का निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो ए आ तो क्या है यहाँ पर? ए आ तो है कंठ, और उ क्या है? ओष्ठ। उ क्या बेटा? ओष्ठ है। ध्यान रखना, कंठ ए आ है और उ क्या है? ओष्ठ। दोनों मिल रहे हैं तब निर्माण किसका होगा? ओ का। तो कहा जाएगा कि ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होगा वह कंठोष्ठम होता है। क्या होता है? कंठोष्ठम, यानी कि कंठ और ओष्ठ जिसे हम कहें कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ जिसे कहा जाए। फिर वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। यहां पर ध्यान से सुने,
व्यंजन वर्णों में एक व्यंजन वर्ण ऐसा है जिनका उच्चारण दो के मिलने पर हो रहा है। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान हम करेंगे तो ऊपर वाले जो दांत है बिल्कुल होठों की जड़ों में जाएंगे, नीचे वाले होठों की जड़ों में, जिसे हम कहेंगे व। बगैर होठ और दंत के स्पर्श होने पर ही हम यानी कि जो है उच्चारण करते हैं। यदि इनके स्पर्श नहीं हो रहा है, स्पर्श के बगैर हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये हो रहा है कि वह जो है यानी कि ओष्ठ और दंत दोनों के मिलने पर होता है, ध्यान रखना। वकारस्य दंतोष्ठम, जो अच्छे लगे बेटा वो ले सकते हो, चाहे से फर्स्ट लैंग्वेज लो चाहे से सेकंड लैंग्वेज लीजिए आप, दोनों में व्याकरण एक समान है, कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं है। वकारस्य दंतोष्ठम की व्यंजन वर्णों में वह एक ऐसा उच्चारण है जिसके दो के मिलने पर उच्चारण स्थान होता, उच्चारण माना गया। दंत और ओष्ठ दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ठ, दंत और ओष्ठ जिसे मैं यहाँ पर कहूं। हाँ, अब यहाँ पर एक प्रश्न, जिव्यामूली होता है बेटा क और ख के मध्य अर्ध विसर्ग। देखो अयोग वाक्य में यहाँ पर एक संख्या बताऊं आपको, अयोग वा होते हैं 4। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या माना गया, नासिका, ध्यान रखना। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है आपके अनुस्वार, तीसरा होता है जिव्यामूली, तीसरा जो होता है ये होता है जिव्यामूली, और 4 नंबर जो होता है ये होता है उपदमानीय। उपदमानीय 4 प्रकार के अयोगवाय होते हैं, 4 प्रकार के अयोगवाय। स्वर और अनुस्वार तो केवल हम सॉरी स्वर नहीं है, यहाँ पर विसर्ग लिखवाया था, स्वर आ गया, कोई बात नहीं। विसर्ग और अनुस्वार, विसर्ग और अनुस्वार दोनों अयोगवाय भाई, ध्यान रखना। गलती से स्वर लिख दिया था। ये दोनों किनके साथ जुड़ते हैं, स्वरों के साथ। हाँ, किनके साथ जुड़ेंगे, स्वरों के साथ। किनके साथ जुड़ेंगे, स्वरों के साथ। अनुस्वार, विसर्ग, जिव्यामूली और उपदमानीय। जिव्यामूली होता है क और ख के मध्य अर्ध विसर्ग, क और ख के मध्य अर्ध विसर्ग। उपदमानीय होता है बेटा प और फ के मध्य अर्ध विसर्ग। आपको पूछ लिया जाए कि उपदमानीय है तो ध्यान रखना प और फ के मध्य अर्ध विसर्ग है तो वह उपदमानीय है, और पूछ ले जिव्यामूली है तो क और ख के मध्य अर्ध विसर्ग है तो वह क्या हो जाएगा, जिव्यामूली। तो ये हो जाते हैं उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण के आधार पर बेटा जो उच्चारण स्थान है, ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और 2 प्रश्न जरूर आएंगे वहां पर। जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ इसका उच्चारण स्थान हमने गुरुजी से पढ़ा था रे भाई, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर एक बार पुनः मैं यहाँ पर बात करूं, पहला था अपने अकु है विसर्जन या नाम कंठ है ए आ, फिर है कु का मतलब क वर्ग, फिर है और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। दूसरा इचु ये सा नाम तालु, कहने का मतलब छोटा ही बड़ा ही, चू का मतलब च वर्ग, फिर ये और स, फिर है छोटा री बड़ा री, फिर है ट वर्ग, फिर र और स। धृतु लसा नाम दंता ले द्री, है ना, त वर्ग जिसे हम कहें स, तीनों स की जो है कहानी अलग है। ये स और च तो है तालव्य, ये है मूर्धन्य, ये है दंत्य, क्योंकि यहाँ पर देखो स, सीधे से यहाँ पर जाने ये स, फिर ये स और फिर ये स, तीनों स अपने अपने वर्ग में बटे हुए हैं। ध्यान रखना, तीनों जो अपने अपने वर्ग में बटे हुए हैं। हाँ, आगे देखिए, उपपदमानिया नाम ओष्ठ, यानी कि छोटा ऊ और कौन सा ऊ, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और कौन सा, बड़ा ऊ। फिर पू का मतलब हो जाता है प वर्ग,
हाँ ओष्ठ, ऊ बोलेंगे होठ गोल और पे फे पे यानी कि ओष्ठ हो जाएगा। फिर यमंग गणना नाम नासिका, वर्ग का जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण आप जानते हो, य है, म है, अंग है, अण है, न है, ये वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। मैंने पहले कहा था कि भाई जहां पर इनका उच्चारण करेंगे तो नाक में कंपन होगा। फिर दे तो कंठ तालु, ए और आई, ए और आई, जिनका उच्चारण स्थान क्या, कंठ तालु, क्योंकि दो स्वरों के निर्माण होने पर इनका निर्माण हो रहा है, यानी दो स्वर जैसे मिले तब जाकर इनका क्या हुआ, निर्माण। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आ प्लस ई मिलकर के निर्माण होता है ए का, तो ए आ का उच्चारण स्थान तो है कंठ और ई का क्या है, तालु। इस प्रकार से ध्यान इनको रख लेना है। फिर औदौ तो कंठोष्टम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपके दंत, सॉरी कंठ ओष्ठ, कंठोष्टम जिसे हम कहें। ए आ तो है कंठ, उ उ ओष्ठ, ए आ प्लस उ मिलकर के निर्माण ओ का करता है, तो ये तो हो जाएगा कंठ और ये हो जाएगा ओष्ठ, तो दोनों मिलेंगे तो निर्माण हो जाता है कंठोष्टम। फिर होता है वकारस्य दंतोष्टम, वह एक ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्थान भी दंत और ओष्ठ दोनों के मिलने पर होता है, जिसे हम कहें वकारस्य दंतोष्टम। योग वा पूछ ले तो चार है, यम वर्ण आपको पूछ ले यम, तो यम वर्ण भी कितने हैं आपके, चार। ध्यान रखना यम वर्ण चार है, ये व्यंजन में जो थोड़ी बहुत हमने चर्चा की थी, ध्यान रखें। जुड़े हुए में बेटा आपके फर्स्ट लेवल में तो एक केवल प्रश्न निर्माण जोड़ा है, जिसको किम सर्वनाम शब्द याद है, तत् की तरह बताया हुआ, कै को के, कम को कान, केन काव्यम कई, कस्मे काव्यम केव्य, कस्मात काव्यम केव्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। इसी प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तत्शब्द के तरह, ध्यान रखना है। ये विशेष जो है आपके उच्चारण स्थान में से, इनमें से आपके प्रश्न आने वाला। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान या तो दो है या दो के मिलने पर हुआ है, जल्दी से उत्तर दो। देखें ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान या तो दो है या दो के मिलने पर हुआ है, रे भाई जल्दी से बताओ। इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करने की बेटा विधि हो जाएगी ए आ कु है और से, सॉरी विसर्ग, तो ये जो होंगे ये हो जाएंगे कंठ में, ऐसे बना लो। फिर हो जाएगा आपके ई छोटा और बड़ा, च वर्ग, फिर हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा स, ये किस में हो जाएंगे, तालु में, तो ये हो जाएगा तालु। ऐसे लिख लिख करके भी आप याद कर सकते हो। बिल्कुल 10 होंगे, शाबाश, सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, इतने होशियार हो आप तो। फिर तो है, फिर तो आपको रीट पात्रता करने पर पहले से ही बधाई दे रहा हूं मैं, ये चिंता मत करो। संस्कृत में यदि आप इतने महान बन गए कि प्रश्न पूछते उत्तर आ रहा है, कहीं एक दो ने तो थोड़ा सा गलत दिया भाई, हाँ हो सकता है कहीं 8 की जगह, सॉरी 10 की जगह 8 दब गए हो, किसी के 4 दब गए हो, है ना, बाकी होंगे 10। सभी का सही आंसर है मीना, संजय, अमिता, अंजलि। हाँ। री ऊ नहीं आया था, ध्यान रखना, इसीलिए यह र ल वह होता है आपके हिंदी में उच्चारण के आधार पर। फिर क्या था ट वर्ग, फिर था बेटा रे, और फिर क्या था स, इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। एक तो देखो ये आ गया, फिर र आ गया, फिर ल आ गया, फिर वह अंत में था ये र ल वह, इधर पहले है आ गया। अब एक एक शय को लेते जाओ, तीनों शय की कहानी अलग अलग है, इस प्रकार से इनका ध्यान अपने को रखना है बेटा। 10 कैसे हैं, तो 10 की मैं यहाँ पर बात कर लूं तो देखिए, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, नासिका। अब कैसे कैसे है, मान लो मैं यहाँ पर बात करूं अंग, फिर इसका क्या है कंठ, अंग जो है इसका नासिका भी है क्योंकि वर्ग का पंचम वर्ण है, और क्या है कंठ भी है। इसी प्रकार से वर्ग के य म अंग अण न, ये तो हो जाएंगे आपके 5, कितने हो जाएंगे 5, तो 5 वर्ण तो ये हो गए वर्ग का पंचम वर्ण। फिर है 4 ए ओ, या हम कहें ए आई ओ और औ, एक हो जाएगा व, एक हो जाएगा व, एक हो जाएगा आपके व, य म
अंग अण और न, ये वर्ग का पंचम, तो संख्या हो जाएगी कितनी, 10 संख्या हो जाती है। इस प्रकार से आप याद कर लेना। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा बेटा जल्दी से भर ही देना, अच्छे से समझ करके ध्यान रखना। हाँ, त्रुटि के बाद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन वाली प्रक्रिया इसमें नहीं है, तो बिल्कुल विवेक से अच्छे मुहूर्त में है देख करके कि भाई हाँ आज अच्छा है समय, क्योंकि कई बार जो होता है इनका भी बहुत योगदान होता है ना, ध्यान रखें। तो ये बात हो गई अपने कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। मान लो जैसे किसी भी प्रकार से हम बिस्किट वगैरह खाते तो पहले होठों को स्पर्श, फिर दांतों को, फिर मूर्धन्य, फिर तालु, फिर कंठ, फिर यथास्थान, है ना। तो इस प्रकार से भी आप इनको ध्यान रख सकते हो। ए आई है, दो के मिलने पर हो रहा है, दो कौन कौन से स्वर मिल रहे हैं, ए आ प्लस ई, तो ए आ कंठ है, ई क्या है तालु। तो ये बात केवल स्वरों के उच्चारण स्थान की बात थी, केवल उच्चारण स्थान के ही। प्रयत्न की हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, प्रयत्न के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा नहीं की है, ध्यान रख लेना। केवल उच्चारण स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, प्रयत्न की हम आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे, है ना। क्योंकि अपने को अच्छे से समझना है, न कि केवल फॉर्मेलिटी करनी है, ध्यान रख लेना। मेरा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि इस संस्कृत की जो आपकी कक्षा, इसमें आपके किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वह गलत नहीं होना चाहिए। और व्याकरण में यदि आप गलती करते हो तो फिर तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी आपकी। हाँ, हो सकता है कि शिक्षण विधि में मान लो कि कईयों को नहीं आया, उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, लेकिन इनमें उल्टा सुल्टा रूप नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने रहा, यह कह रहा कि अ वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। देखो भ का पूछ लिया है, रे का पूछ लिया है, ख का पूछ लिया है, ई का पूछ लिया गया है, स का पूछ लिया गया है। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान से समझना है बेटा इनको। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताओ, देखें ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अभी हमने पढ़ा था, अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। ए में क्या क्या आते हैं, ए और आ। ए के स्थान पर आ भी आपको दे सकता था। कु का मतलब क, ख, ग, ग, फिर हो जाएगा है, और फिर हो जाता है विसर्ग, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ गया आपके ये ए, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी राइट यहाँ पर होगा बेटा, ध्यान रखना। इस प्रकार से विशेष प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, इनमें गलती आप मत कर देना। यदि उच्चारण स्थान में आप गलती कर रहे हो तो ये मान लो बहुत बड़ी मूर्खता आप कर रहे हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सबसे सरल टॉपिक माना गया है इसको उच्चारण स्थान में, व्याकरण को, व्याकरण में जो है उच्चारण स्थान को जो है सरल टॉपिक माना गया है। आगे वाला प्रश्न देखो क्या कहता है, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु विद्यते, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है बताओ, देखें जल्दी से। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, बताइए। देखें स, बिल्कुल। तो ये स तो कौन सा है, मूर्धा, क्योंकि ट वर्ग का है। ये स हो जाएगा तालु, क्योंकि च वर्ग का है। ये स हो जाता है बेटा दंता, क्योंकि त वर्ग का है। और ये होता है आता है कंठ में, जिसका विसर्ग आएगा। तो यहाँ पर तालु का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी आपके राइट हो जाएगा। सभी का राइट आंसर है, रोकी, प्रिया, नेहा, हेमंत, अरुण, पारस, हाँ, साक्षी, ममता, बनवारी, विजय, सुरेश। हाँ, आगे वाला प्रश्न देखिए, कस्य वर्णस्य स्थान मूर्धा अस्ति। देखो मैंने कहा था यण वर्ण जो है उच्चारण के आधार पर है, यण वर्ण जो है किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है भाई, आज तो ऐसा लग रहा है बहुत तगड़े वाला जुनून आपका है, और इसी जुनून को बरकरार रखना है। जितने दिन अपनी कक्षाएं चल रही है, हम रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। यदि एक ही थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखें। मूर्धन्य, मूर्धा, अब रे बोलेंगे रे, तो ये तो किसका है, तालु का। रे किस में होगा, मूर्धा। मैंने बताया था कि भाई ये रे ले वे जो आपके ये होता है दंता,
और वह होता है दंतोष्ठम, इसलिए वह को अंतिम में माना गया। और हम संस्कृत में जो ये व र ल पढ़ते हैं, ये र ल व, ये उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर, ये ध्यान विशेष रखें आप। और य व र ल ये होते हैं किन के आधार पर? स्वरों के आधार पर, स्वरों के आधार पर ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा बी, मूर्धन्य अस्ति, मूर्धन्य है, तो बी नंबर आपके राइट होगा। रे, बिल्कुल शाबाश बेटा। आगे वाला प्रश्न देखो, देखें, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने कहा था नासिका अनुस्वारस्य, कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो होगा नासिका, क्योंकि एक हम कहते हैं ना संधि, तो जैसे ही हम इस अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, अनुस्वार होता है किसका है? मैं का। मैं बराबर क्या होता है? अनुस्वार। मैं का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका। इसलिए कहा गया नासिका अनुस्वारस्य, कि नासिका का जो उच्चारण स्थान होगा वह अनुस्वार होगा। अनुस्वार से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या यहाँ पर 6 है। नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या यहाँ पर 6, अनुस्वार से नहीं भाई, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया था। हाँ, तो ध्यान रखें कि नासिका से उच्चारित होने वाले वर्णों की जो संख्या यहाँ पर 6, वर्ग का पंचम वर्ण है ये, और एक हो जाता है आपके अनुस्वार हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए, शाबाश, नासिका। जिव्या मूली होता है क और ख के मध्य अर्ध विसर्ग, कंठ होता है ए आ, क वर्ग, फिर है और से, सॉरी कंठ में आएगा आपके विसर्ग, तालु में इचु ऐसा नाम, तालु त्यां, तो ऑप्शन नंबर होगा ए राइट होगा। हाँ, आगे देखिए, कयो वर्ण उच्चारण स्थानम कंठ तालुस्त है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है? बताइए, देखें कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा? बताइए, देखें। हाँ, अब यहां पर समझना है कि कंठ तालु, कंठ तो क्या था स्वरों में ए और आ, तालु क्या था? ई और ई। ये तो है कंठ, ये है तालु, दोनों मिलकर के निर्माण ए का। फिर हम तुरंत कहें ए आ, ए मिलेगा तो निर्माण किसका हो जाएगा? आई का। तो ए आया तो किसका निर्माण? आई का हो जाएगा। अब ए ओ आ गया तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ओ औ होता है कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ध्यान रख लेना। हाँ, कंठ ओष्ठ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। क्या होगा? बी यहाँ पर आपके राइट होगा। तो बिल्कुल सभी ने सही आंसर दिया है यहाँ पर। हाँ, मेहनत अच्छी होनी चाहिए बेटा, जब तक हाँ तपस्या करोगे तभी निखरोगे। तो तपस्या अपने को करनी है, और तपस्या करनी है पढ़ाई वाली, है ना, ऐसे नहीं कहीं बाबा जी बन जाए, ये भी ध्यान रख लेना। आगे वाला देखो, औ इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, केवल औ का पूछा है, कंठ तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ या कंठ नासिका? कंठ नासिका, बताइए, देखें, केवल औ का उच्चारण स्थान पूछा है, केवल केवल औ का। तो यहाँ पर औ का उच्चारण स्थान पूछा है, तो बताओ देखें जल्दी से। औ का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा है, बताओ देखें जल्दी से कौन सा होगा? केवल औ है बेटा। बिल्कुल सी, कंठ ओष्ठ, वेरी गुड, क्योंकि ए आ उ उ मिलकर के निर्माण ओ का, ए आ तो क्या है? कंठ, उ क्या है? ओष्ठ,
दोनों मिले तब जाकर के निर्माण होगा कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर सी। कंठ नासिका होगा वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे आगे अंग है और ये जो है नासिका भी है और कंठ भी है, इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल आगे वाला प्रश्न देखो, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान दंतोष्ठम वर्तते। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान जो है दंतो नासिका भी है और कंठ भी है, इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान रखना है। बिल्कुल आगे वाला प्रश्न देखो, कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थान दंतोष्ठम वर्तते। कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। अब यहाँ पर दंतोष्ठ बताना है बेटा, कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ठ है। ब का, व का, ले का या से का। तो ध्यान रखना ब नहीं है, ब तो होता है यहाँ पर केवल ओष्ठ होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे हम ब बोलेंगे ब तो होठ आपस में स्पर्श होंगे। वकार से दंतोष्टम, ये होता है दंत ओष्ठ। मैंने कहा था वह एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण हम करेंगे तो ऊपर वाले दांत बिल्कुल होठों की जड़ों में जाएंगे रे भाई। ले होता है हमेशा ध्यान रखना दंता, और स भी कौन सा होगा दंत्य, क्योंकि स कौन से वर्ग का, तय वर्ग का। तीनों के तीनों से आपस में बटे हुए हैं, ये और ये। इनको एक बार पुनः समझ लो, भूलना मत कभी भी। ये से होगा च वर्ग का, ये से होगा ट वर्ग का और ये से होगा तय वर्ग का। जो इस च का है वो इस से का होगा, जो इस ट का है वो इस से का उच्चारण स्थान, जो इस तय का है वो इस से का उच्चारण स्थान होगा। ध्यान रखें। आगे देखिए, इसमें चिन्ह हो जाएगा आपके वकारस्य दंतोष्ठम। मकार वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। मकार, मकार का मतलब है मैं का उच्चारण स्थान, मैं का उच्चारण स्थान। बताइए देखें कौन सा होगा। मैं वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। मैं बोल रहे तो होठ आपस में स्पर्श भी हो रहे, मैं और नाक में कंपन भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, यहाँ पर दोनों शब्द आ गए, ओष्ठ और नासिका। बेटा पहले नासिका, दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो इसको, प्रश्न को समझना। पहला ऑप्शन आ जाए ओष्ठ, दूसरा आ जाए तालु, तीसरा आ जाए मुर्दा और 4 नंबर आ जाए नासिका। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना। एक तो विधि ये हो गई, दूसरी वाली विधि और, पहला आ जाए ओष्ठ, दूसरा आ जाए नासिका, तीसरा आ जाए उभौ, उभौ या जाए केवल ओष्ठ नासिका, या न को अपी, न को अपी, और केवल आ जाए एक ऑप्शन। इसी प्रकार से भी इसको समझ लेना। जैसे ऑप्शन आ गया केवल ओष्ठ, तालु, तीसरा कंठ या 4 नंबर दंत। इसको अच्छे से समझना कि मैं का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर तुम सही कौन सा करें, तो केवल ओष्ठ तालु आ रहा है तब तो कौन सा होगा, केवल ओष्ठ होगा। यदि नासिका भी दिया हुआ है तो यहाँ पर अब देखो ओष्ठ भी है, तालु भी है, मुर्दा भी और नासिका। ओष्ठ भी होता है और नासिका भी ऑप्शन में आया है, तो सबसे पहले किसको मानेंगे, नासिका को। और एक ये का ये, जिसमें दोनों ऑप्शन हो, जिसमें दोनों ऑप्शन हो तो पहले किसको मानेंगे, दोनों को। और मैं का जो होता है ओष्ठ नासिका, अगले वाले ने कहा कि दोनों, उभौ न लिख करके दोनों ले दिया ओष्ठ नासिका। तो यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा विशेष ध्यान ले सकते हैं आप कि भाई ओष्ठ और नासिका दोनों होता है। मैं बोलेंगे ओष्ठ और नासिका दोनों से जो है इनका उच्चारण किया जाता है। ध्यान से इस ऐसे प्रश्न में आपको तीनों मैंने ऑप्शन देकर के बता दिए, 3 तरीके से। मैं भी हो सकता है, न भी, तय भी है ना, उनका इस प्रकार से वर्ग पहचान लेना। तुरंत बता दो बेटा अच्छे से। हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर तो बहुत बढ़िया भाई। आगे देखिए, अंतिम दिन आज 20 तारीख किया है, तो ध्यान ही नहीं, अब भी नहीं तो उच्चारण स्थान क्या है, न भी वही देखो। अब यहाँ पर आ गया तालु, दंत्य, नासिका। तो तालु
ऋतु लसानाम दंता। अब यहाँ पर देखो प्रश्न आ गया, तो कैसे करेंगे नासिका। अब तालु भी न है और नासिका में भी क्या है, न, लेकिन सर्वप्रथम मान्यता किसको देंगे, नासिका को। और यदि दोनों होते तो हम दोनों को देते, उभौ शब्द होता तो हम दोनों को मान्यता यहाँ पर देते, ध्यान रख लेना। तो इस प्रकार से प्रश्नों को अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना है। आगे वाला प्रश्न देखो, कति द्विस्थानीय वर्णा, कितने द्विस्थानीय वर्ण होते हैं, द्विस्थानीय वर्णों की संख्या कितनी है। तो मैंने बताया था कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनका स्थान यानी कि उच्चारण हम या तो दो के मिलने पर होता है, या हाँ दो के मिलने पर होता है, या हम बात करें दो है तो ध्यान रखना 10 है। कितने हैं, 10 है। उच्चेरु दाते, उच्चेरु दाते कौन सी संज्ञा करता है, पद संज्ञा, उदात संज्ञा, रुदात संज्ञा, उच्च संज्ञा या उदात संज्ञा। तो ध्यान रखना यहाँ पर उच्चेरु जो दाता है ये उदात संज्ञा रूप करता है, ध्यान रख लेना। दस होते हैं, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर उदात संज्ञा होती है, उच्चेरु उदात जिसे हम कहें उदात संज्ञा। तीन होते हैं, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात और फिर स्वरित। उदात संज्ञा करता है उच्चेरु उदात है, जो ऊपर वाले भाग से अनुदात है, जो नीचे वाले भाग से। एक होता है समाहार स्वरित है, दोनों का मिश्रण जिसे हम कहें। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है उदात, अनुदात, स्वरित। ध्यान रखना, स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है उदात, अनुदात, स्वरित। ध्यान रख लेना। नाम बदले ना, पैसा करा दो आज के होंगे। आगे वाला प्रश्न देखो, तालवादिशु संभागेशु स्थान उधर्व भाग है। उधर्व का मतलब होता है ऊपर वाले भाग से, ऊपर वाले भाग से जो संज्ञा यानी कि उच्चारण है, कैसे है। कौन सी संज्ञा है ऊपर वाले भाग से उच्चारण हम करते हैं, तो उधर्व है। कौन सा होगा, उदात। अधोभाग, अध का भाग जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग, इसकी संज्ञा होती है अनुदात। ऊपर वाला भाग तो होता है उदात और नीचे वाला होता है अनुदात। ध्यान रखना, अनुदात। ये स्वरों ए इति वर्णस्य, ए इति वर्ण का जो उच्चारण है वह है आपके 14, क्योंकि ध्यान रखना उदात का कोई चिन्ह नहीं है, उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखना। ये अनुदात का है, जैसे ए, ई, उ। स्वरित जो होता है ऊपर हो जाएगा खड़ी पाई में, स्वरित जो होगा खड़ी पाई में हो जाता है बेटा। अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र तो नीचे ही अनुदात है। इचु यशानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम वर्तते, बताइए देखें इसका। हाँ, इचु यशानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम, इचु यशानाम वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। जकारस्य, इस जय का उच्चारण स्थान आपको बताना है, जय का उच्चारण स्थान। ये जय कौन से वर्ग का है, तो ध्यान रखना चय वर्ग का, और चय का क्या होता है, तालु होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके, तालु। वर्ग को ध्यान रखिए, इचु यशानाम तालु जिसे हम कहें। फिर रे का उच्चारण स्थान, तो ये तो प्रश्न वापस रिपीट हो चुका है आपके। रे का जो होता है ये होता है मूर्धा या मूर्धन्य जिसे हम कहें, मूर्धा या मूर्धन्य जिसे हम कहें। वकारस्य जिसे हम कहेंगे दंतोष्ठम, वह का जो उच्चारण स्थान होगा वह दंतोष्ठ हो जाएगा।
फिर हो जाता है पाणिनीय शिक्षा वर्णानाम उच्चारण स्थान। पाणिनीय शिक्षा में वर्णों के जो उच्चारण स्थान है उनकी संख्या आपके बताई गई है, कितनी? 8 बताई गई है। हाँ, तो तुरंत प्रभाव से बता दो बेटा, समझ में आया कि नहीं? उच्चारण स्थान पढ़ने, केवल उच्चारण के आधार पर प्रयत्न की बात हम आगे की कक्षा में करेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल नित्य चलेगी। दिनेश, हैप्पी, रोशन, महेंद्र, हाँ वही बताना है, इसी पर आएंगे।